भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। माना जा रहा है कि 80 लोकसभा सीट वाली सबसे बड़े प्रदेश को साधने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से अगर दिल्ली पे काबिज होना उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये सब जानते हैं। उसी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसकी कोशिश में लगती नजर आ गई है। 2022 के चुनाव में जहां देखा गया था कि पूर्वांचल का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुनाफिक नहीं रहा था, उसको देखते हुए अब की बार पूरा फोकस जो रखा गया है वो खुद पूर्वांचल पर रखा गया। उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था 30 मई से लेकर 30 जून तक चला गया महासंपर्क अभियान के तहत भी पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद माना जाता कि जुलाई और अगस्त से लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा सहित के बड़े नेताओं का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ होगा। उसके आगाज आज खुद झंडी दिखाकर रवाना किया है। गोरखपुर जिले में जहां गीता प्रेस वर्ष शताब्दी समापन समारोह में शिरकत की है, खासतौर से वहीं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करके एक सौगात देने का काम किया है। खासतौर से लोगों का मानना है कि 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को साधने में लगी है। यही नहीं, आपको बता दें कि जब ट्रेन रवाना हुई, पूर्वांचल की जनता ने भव्य तरीके से ट्रेन का स्वागत किया। खासतौर से जो ट्रेन में सवार थे बच्चे, जिन बच्चों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, बात की, उन बच्चों से उनके बारे में जानकारी ली। कुछ बच्चों ने भी अपनी जानकारी प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया। खासतौर से बच्चे आज प्रधानमंत्री से मिल करके अभिभूत रहे। बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। यही नहीं, ये ट्रेन गोरखपुर से चल करके लखनऊ पहुंचेगी और लखनऊ पहुंचने के बाद ये गोरखपुर के लिए दोबारा रवाना होगी। खासतौर से आपको बता दें कि इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने कहा इस तरह का ट्रेन अभी तक नहीं मिला था भारत में, खासतौर से पूर्वांचल में, और आज इस ट्रेन में बैठ करके हमें विदेशों की अनुभूति। यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड को लेकर लगातार घमासान मचा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मौलवियों से अपील की है कि वो मस्जिदों की नमाज के बाद लोगों को बताएं कि वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड का विरोध करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार देश के मुस्लिमों को एक समान कानून, एक समान अधिकार देना चाहती है, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक की सुरक्षा है। सरकार चाहती है कि सभी को एक समान सुरक्षा मिले। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का भी विरोध हुआ, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक को लाया गया। उसी तरीके से लगातार इसका विरोध करके एक माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है, सरकार इससे पीछे ना हटे और यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड को लेकर आए और सभी मुस्लिमों को, चाहे वो मुस्लिम हो या दूसरे धर्म जाति संप्रदाय से आते हों, उन सभी को एक समान कानून, एक समान। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन साफ है उन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जल निगम के नगरीय कर्मचारियों को लगभग जनवरी के बाद से अब तक वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं और लगातार इसको लेकर के पत्र भी लिखे जा रहे हैं। साफ है कि ऐसे कर्मचारी जो लगातार इसका विरोध जता रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा तो आखिर उनका घर कैसे चलेगा। लेकिन इसी बातों को लेकर के लगातार अपनी प्रमुख सचिव या मंत्री तक की आवाज भी पहुंचाई जा रही है। हालांकि जनवरी से अब तक 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। यूपी एसटीएफ ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया है, क्योंकि एक ऐसा गैंग यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है जो लोगों के साथ ठगी करने का काम कर रहा था। ये गैंग उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लोगों को अपना शिकार बना रहा था। गैंग की बात करें तो लोगों को बाहर जाने की ट्रिप का झांसा देकर ठगी करते थे। लोगों को ये बताया जाता था फ़ोन कॉल के माध्यम से कि उनका नंबर हुंडई कार के शोरूम से या तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार के शोरूम हैं उनमें लकी ड्रा के माध्यम से चुना गया है। जब लोगों को ये भरोसा होता था कि क्योंकि वो लगातार उन लोगों के संपर्क में रहते थे जो नई कार खरीदते थे, तो ऐसे में उन लोगों को टारगेट करके शिकार बनाया जाता था। 6 लोगों को आज बरेली से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के साथ एक बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों को महंगे होटल में बुलाकर उनको 2 दिन और 3 रातों की ट्रिप की बात कही जाती थी। जब लोग बाहर टूर पर चले जाते थे, जब वापस उन होटलों से चेकआउट करते थे, तो उनको पता होता था कि उनके साथ ठगी हो गई है। कहीं ना कहीं तमाम मामले जब उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, उसके बाद यूपी एसटीएफ की कई टीमें इस पर लगाई गई कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। आज बरेली से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। यूपी एसटीएफ ने आज एक
समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार अखिलेश यादव जिलेवार बैठकें ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का प्लान है। संगठन किस तरीके से मजबूत हो, समाजवादी पार्टी के जो 18 प्रकोष्ठ हैं उनके सदस्यों के चयन को लेकर अखिलेश यादव लगातार विचार कर रहे हैं। आपको बता दें आज भी बैठक हुई है और अखिलेश यादव और सांसद शिवपाल यादव दोनों लोग चाचा भतीजा मिलके 2024 की रणनीति तैयार कर रहे हैं, अपनी टीम रेडी कर रहे हैं। टीम में एक एक सिपाही मजबूत हो उसको लेकर अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। और आज ही अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी जो उनकी प्रकोष्ठ है तमाम उपाध्यक्ष सचिव और लोगों का ऐलान किया गया है। समाजवादी लखनऊ में अंसल एपीआई बिल्डर का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अंसल एपीआई बिल्डर ने नगर निगम की 223 बीघे जमीन दूसरों को बेच दी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा लखनऊ में होता रहा और अधिकारी चुप रहे। आपको बता दें कि अंसल एपीआई की सुशांत गोल्ड सिटी योजना चल रही है और उसके अंतर्गत 223 बीघे जमीन जो नगर निगम की थी उस पर या तो बिल्डिंग बना दी या फिर दूसरे लोगों को बेच दी। ये पूरा मामले का खुलासा तब हुआ जब सरोजनी नगर एसडीएम ने इसकी जो है पूरी जांच की। जांच में सामने आया कि 223 बीघे ज़मीन जो थी वो अंसल एपीआई ने कहीं ना कहीं बेची है। इसके बाद अब नगर निगम है वो सख्त हुआ। नगर नायक ने बाकायदा जो है अंसल एपीआई बिल्डर को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि या तो दूसरी ज़मीन दें, नहीं तो जो वहाँ पर बिल्डिंग बनी, कोठियाँ बनी, उनको ध्वस्तीकरण करके नगर निगम अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में दे लेगा। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस समय अंसल एपीआई बिल्डर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा था उस समय राजधानी लखनऊ के तमाम बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि वहां पर तमाम अधिकारियों को भी गिफ्ट स्वरूप में तमाम चीज़ें दी गई। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं क्या अंसल एपीआई जो था बिल्डर उस पर सख्त कार्रवाई होगी या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके मामले को आगे बढ़ा दिया जाए। अमेठी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर 55 वर्षीय वृद्ध के ऊपर आरोप लगा है कि 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है जहां पर यह आरोप है कि 4 वर्षीय अबोध बालिका गांव में पड़ोस के घर में टीवी देखने गई थी और वहीं अकेली पाकर 55 वर्षीय वृद्ध ने अबोध बालिका के साथ दुराचार जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मामला थाने पहुंचा और तहरीर मिलते ही पुलिस ने नाबालिग बालिका को मेडिकल के लिए भेज दिया है और वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद, मेडिकल के बाद क्या रिपोर्ट आती है और क्या आरोप सिद्ध होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा विधायक इरफान की जो लाइसेंस है अब उसको डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और इस कारण बताओ नोटिस भी इरफान सोलंकी को जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि जाजमऊ में महिला के प्लाट पर कब्जा करना और आगजनी के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इस वक्त वह महाराजगंज जेल में बंद है। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और साक्ष्य के आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके पास लाइसेंसी असला है जिसकी निरस्तीकरण को लेकर के जाजमऊ पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर डीएम कोर्ट को भेजा था। डीएम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर इरफान सोलंकी का जो लाइसेंस है उसको जब इरफान सोलंकी की तरफ से जो भी जवाब आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें इन सभी कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस बारिश हुआ अन्य चीज़ों को लेकर के उनकी कानपुर कोर्ट में पेशी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन लाचलहा निरस्तीकरण डीएम कोर्ट ने संतुष्टि कर दी है। पिछले कई वर्षों से 1 दर्जन से अधिक घर बना करके स्थानीय लोग पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किए हुए थे। कई बार नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से बस्ती को गिरा दिया गया। पूरा मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के संगरी पीपल के पास का है, जो कि हाईवे किनारे गांव के लोग कई वर्षों से पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे। कई बार जिम्मेदार विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद भी बस्ती के लोगों ने ना ही अपना सामान हटाया और ना ही अपना घर गिराया, जिसके चलते जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो विभाग है, कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर से लगभग 1 दर्जन घर गिरा दिए हैं। इसी दौरान राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की सही टीम मौजूद। कुशीनगर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का
खुलासा किया है। हालांकि इस खुलासे में मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वह पड़ोसी प्रांत महाराजगंज के अलावा कुशीनगर के कई थानों में उसके खिलाफ चोरी, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामले में मुकदमा भी दर्ज है। हालांकि पुलिस जिन 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है उन चारों वाहन चोरों के खिलाफ कुशीनगर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के खड्डा थाने का है, जहां पर प्रभारी निरीक्षक खड्डा के अलावा 2 अन्य प्रभारी निरीक्षकों के संयुक्त रूप से कार्रवाई में 4 वाहन चोरों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान उन वाहन चोरों के निशानदेही पर 19 मोटरसाइकिल जो चोरी की थी उन्हें बरामद किया गया। साथ ही 2 तमंचे के अलावा कई कारतूस बरामद भी किया गया। साथ ही पुलिस की टीम के द्वारा उनके पास से 4 अदद मोबाइल, 10,000 रुपया के अलावा अन्य कई सामान जो चोरी के घटना में प्रयुक्त होते थे और चोरी के थे उन्हें बरामद। रामपुर में 1.5 लाख का बंदर देखने को मिला है। जी हाँ, एक किसान तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए 1.5 लाख रुपए अपनी बाइक के बैग में रख के ला रहा था कि वहाँ पे जैसे ही वो रुका तो बंदरों के झुंड ने उसकी बाइक से 1.5 लाख रुपए का बैग निकालकर पेड़ पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल रही, पूरा अफरा तफरी का माहौल रहा तहसील के अंदर और बंदर को बड़ा लालच देने के बाद ब्रेड खिलाकर, आम दिखाकर, फल दिखाकर, केले खिलाकर बड़ी मुश्किल से उस बैग को वापस पाया जा सका। तब जाकर किसान अबरार की सांस में सांस आई। लेकिन ये 1.5 लाख का बंदर चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बंदर किसान का 1.5 लाख रुपए का बैग लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है और उसके बाद उसे परेशान करता है और बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद लालच में कहीं जाकर वो बैग देता है। तब राहत मिलती है किसान को। तो जिस तरह से ये घटना सामने आई, ये कौतूहल का विषय बनी हुई थी। महज 1 घंटे की बारिश ने मऊरानीपुर नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की देर शाम बारिश ने यहाँ पर जो वार्ड हैं वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गए थे। कई वार्डों में दुकानों और घरों में कई फुट तक पानी भर गया था, जिसको लेकर यहाँ के जो नगरवासी हैं उन्होंने नगर पालिका की जो कार्यशैली है उस पर रोष जताया है। आपको बता दें कि बुधवार को मऊरानीपुर नगर में हुई 1 घंटे की बारिश में जगह जगह पानी का सैलाब दिखाई दिया। इस वर्ष लोगों ने बताया है कि इस वर्ष सफाई न होने के कारण यह दशा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से ज़ोर तौर से प्रचार प्रसार किया गया था और जीत के बाद कई दावे किए गए थे, लेकिन इस तरीके की बारिश के बाद नगरवासियों को हो रही असुविधा से कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नगर पालिका में जो साफ़ सफाई नहीं है वो कब तक होती है, और मानसून की बारिश शुरू हो गई है। अब ऐसे में साफ़ सफाई कराने में भी काफ़ी कठिनाई साबित हो सकती है। बाद अभी इसका हालात आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जगह जगह पर इस ब्रिज पर खड्डे हैं और इस खड्डों को लेकर प्रशासन ने दावा किया था कि इसके खड्डों को लेकर भरने की तैयारी शुरू की गई है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो रेती है वो डालकर यहाँ से चले तो गए, लेकिन ये खड्डे वापस से आ गए हुए हैं। अब इसका जवाब कौन देगा कि यहाँ पर जो करोड़ों रुपये की निधि खर्चा हुई है ये आखिर किस तरीके से निधि खर्चा हुई है और इस पर मनपा प्रशासन क्या ध्यान दे रही है। MMRDA के इसकी जवाबदारी बनती है कि इस ब्रिज को चालू हुए 2 महीने हुआ है, लेकिन अभी इसकी हालात आप देखिए कि पॉट होल्स की वजह से यहाँ पर हादसा हो सकता है, और अगर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार आखिर किसे हम ठहराएंगे। अब ये महानगर पालिका और MMRDA से न्यूज़ 1 इंडिया सवाल करता है कि इसको कब दुरुस्त किया जाएगा और 645 करोड़ रुपए आखिर इस ब्रिज को बनने में गए हैं, तो ये 645 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए। खेरागढ़ तहसील में तैनात अमित सक्सेना लेखपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पीड़ित किसान लेखपाल पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि रिपोर्ट के एवज में 3,000 रुपये की मांग की गई है, जिसकी सूचना और ये मामला तहसीलदार कार्यालय तक पहुंचा, जहां लेखपाल शराब के नशे में तहसीलदार के कार्यालय में पहुंचा और उस समय भी पीड़ित किसान को धमकाता नजर आया और अन्य लोग भी जो बैठे थे उन्होंने कहा था कि इनकी रिपोर्ट आप लगा दीजिए, तो कहने लगा कि आप होते कौन है मेरे बीच में। इस तरह का मामला सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। आखिरकार तहसीलदार खेरागढ़ ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी जांच का
लेटर जारी किया है जिसमें स्पष्टीकरण मांगा है लेखपाल से कि आखिरकार कई शिकायतें और भी आई हैं। डांडा गुस्सियाना प्रधान की तरफ से भी इस लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी एक जांच जारी की गई। बाराबंकी में जमीन कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी। 13 घंटों से चल रही पूछताछ। आपको बताते चले, आयकर विभाग की टीम ने आज बाराबंकी शहर में 2 जगहों पर छापेमारी की। शहर के बेगमगंज मोहल्ला में एक रियल एस्टेट कारोबारी हबीबुल्ला के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। 13 घंटों से पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद रियल कारोबारी को हिरासत में भी लिया गया। इस दौरान हबीबुल्ला के घर से कई कागजात और दूसरा सामान भी जब्त किया गया। हबीबुल्ला पान मसाला का बड़ा कारोबारी रहा है और इस समय रियल एस्टेट में भी व्यापार कर रहा है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने JSB शोरूम पर भी छापेमारी की, जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई दस्तावेज भी खंगाले। वहीं बाराबंकी शहर में लगातार 2 जगहों की छापेमारी से शहर में हड़कंप का माहौल रहा। गैलेंट ग्रुप से जोड़कर छापेमारी को देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के गैलेंट ग्रुप समूह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद बाराबंकी के रियल एस्टेट कारोबारी को रडार पर लिया। बरेली के आला हजरत दरगाह के सज्जादा नसीन को मिली फ़ोन पर धमकी, मुकदमा हुआ दर्ज। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। बरेली सुन्नी मुसलमानों की मरकज़ी दरगाह आला हजरत है, जहां पर लोगों की आस्था का केंद्र है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वहां पर सूर्य नमस्कार व योग दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर बरेली आला हजरत के सज्जादा नसीन को फ़ोन पर धमकी मिली है। वही धमकी मिलने के बाद ऑडियो भी वायरल हो गया है। वहीं आला हजरत के पदाधिकारियों द्वारा थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा शहर कोतवाली में पंजीकृत किया गया है। यह मुकदमा 6 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। वह एसटी राहुल भाटिया का कहना है मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 3 नंबरों की पुलिस लोकेशन व कॉल डिटेल खंगाल रही है। देखने वाली बात होगी जांच में क्या निकल के आता है। अमेठी में हल्की बरसात के साथ साथ पूर्वा हवा ने गर्मी बढ़ा दिया है। लगातार अमेठी में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो है हल्की बरसात हुई और वही पूर्वा हवा बह रही है और वही चिलचिलाती हुई धूप निकली है, जिसके चलते लगातार गर्मी में इजाफा होता नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें अस्पताल की, तो गर्मी के चलते अस्पताल में लोगों की भीड़ अच्छी खासी देखी जा सकती है। लोग मौसमी बीमारी के चलते भी परेशान नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गर्मी से कब लोगों को मिलेगी निजात और कब होगी अमेठी में अच्छी बारिश, जिसके चलते लोगों को गर्मी से मिल सके निजात। शहर के निजामतपुरे में आज दीवार गिरने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर में 2 दिन से हो रही बारिश कहीं न कहीं कहर बरपा रही है। कल बिजनौर में सड़क में फंसी नहर के पानी द्वारा बस जो देहरादून से लखनऊ जा रही थी, उसे थाना प्रभारी ने बड़ी मेहनत कर क्रेन से बाहर निकलवाया था और कहीं न कहीं दीवार व मकान गिरते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें बिजनौर में कल एक बहुत बड़ा मामला भी देखने को मिला था, क्योंकि पानी एक गांव में भर गया था और 10 गांव का पानी बंद हो गया था। फिलहाल बारिश बिजनौर में कहर बरपा रही है, उसका सीधा असर आज फिर एक देखने को मिला, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। बिजनौर के निजामतपुरे गांव में आज बच्ची खेल रही थी और अचानक बारिश इस कदर हो रही थी कि कच्ची दीवार होने के कारण वो बच्ची के ऊपर दीवार गिर गई और बच्ची की मौत हो गई। कहीं ना कहीं बारिश कहर बनी हुई है और लगातार बिजनौर में बारिश हो रही है। अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश ने कितनी जनहानि और हानि की है, ये तो तभी पता चल पाएगा जब लगातार टोटल ये जब बारिश रुक जाएगी, तभी मौके पर कितनी मौत हुई है, कितनी हानि हुई है, या कितना नुकसान हुआ है, तभी